हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों बीएड सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर इजी नोट्स को। उसको आज हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि दोस्तों इसमें भी क्या कोई प्रश्न गलत हैं हमारे। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम आपको इसके लगभग 4 चैप्टर तो कंप्लीट करवाएंगे। तो दोस्तों आप बने रहे वीडियो के लास्ट तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। दोस्तों मेरा टारगेट है कि आपके एग्ज़ाम से पहले तक मैं आपके सारा सिलेबस आपका कंप्लीट करवा दूं इजी नोट से, और फिर मैं आपको इन सब के एक इंडिविजुअल वीडियो दे दूंगा जिसमें आपके ओनली जो हमारे क्वेश्चंस गलत हैं वही हों उसमें। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला टॉपिक है पाठ्यक्रम का आशय, प्रकृति, अवधारणा तथा मूल तथा प्रच्छन्न पाठ्यक्रम, मीनिंग, नेचर, कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम एंड कोर एंड एडेन करिकुलम। तो चलिए दोस्तों इसको हम शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है विद्यालय बालक के सर्वांगीण विकास के निमित्त कक्षा के अंदर या कक्षा के बाहर जो अनुभव, ज्ञान, क्रिया करने की सीख देता है वे सभी किसके अंग बन जाते हैं? पाठचर्या, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा की विधियां, अनुशासन। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाठचर्या। ये सभी पाठचर्या के ही अंग बन जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है पाठचर्या को और किन नामों से हम जानते हैं? तो दोस्तों पाठचर्या को हम सिलेबस, कोर्स ऑफ स्टडी, ए तथा बी दोनों इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पाठचर्या को ही हम सिलेबस भी कहते हैं, कोर्स ऑफ स्टडी भी कहते हैं। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पाठचर्या करिकुलम शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारा पाठ्यक्रम है ये ग्रीक, लैटिन, यूनानी, हिब्रू, तो ये लैटिन भाषा से बना है। चलिए दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है पाठचर्या करिकुलम का अर्थ क्या है? दौड़ का रास्ता, दौड़ का क्षेत्र, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर है दौड़ का रास्ता और दौड़ का क्षेत्र, रनवे और रेस कोर्स, हम दोनों नाम से इनको जानते हैं और इसका अर्थ दोनों ही है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है पाठचर्या एक ऐसा क्रम है जो किसी व्यक्ति को गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए तय करना पड़ता है, यह कथन है। तो दोस्तों यह बात किसने कही है? रॉबर्ट यूलिच का, कनिंघम का, डंकन ग्रेजेल का या ब्रूबेकर का? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये बात ब्रूबेकर ने कही है। ब्रूबेकर ने कहा है कि पाठचर्या एक ऐसा क्रम है जो किसी व्यक्ति को उसका जो लक्ष्य है उस पर पहुंचने के लिए तय करना ही पड़ता है। चलिए दोस्तों हम अगले नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है शिक्षा के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिन अध्ययन परिस्थितियों की क्रमिक रूपरेखा बनाई जाती है उसे पाठचर्या कहा जाता है। यह बात किसने कही है? तो दोस्तों हमारे ऑप्शन है रॉबर्ट यूलिच ने, डंकन ग्रेजेल ने, या ब्रूबेकर का, या कनिंघम का। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये बात रॉबर्ट यूलिच ने कही है। रॉबर्ट यूलिच ने कहा है कि शिक्षा के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिन अध्ययन परिस्थितियों की क्रमिक रूपरेखा बनाई जाती है उसे ही हम पाठचर्या या फिर करिकुलम कहते हैं। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है पाठचर्या के लिए किन 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है? करिकुलम, सिलेबस, किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? करिकुलम, सिलेबस, कोर्स ऑफ स्टडी या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हम पाठचर्या को इन सभी नामों से जानते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट मेरा प्रश्न है पाठचर्या में किससे संबंधित तथ्य स्पष्ट होते हैं? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक
उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, पाठ्यचर्या विद्यालय में वर्ष भर विभिन्न विषयों में शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को दिए जाने वाले ज्ञान की मात्रा के विषय में निश्चित जानकारी प्रस्तुत करता है, जबकि पाठ्यक्रम यह प्रदर्शित करता है कि शिक्षक किस प्रकार की शैक्षिक प्रवृत्तियों के माध्यम से पाठ्यचर्या की जरूरतों को पूरा करेगा। यह बात किसने कही है? तो दोस्तों हमारे ऑप्शन है क्रो व क्रो ने, रॉबर्ट डॉन्टर्स ने, केर ने या फिर डंकन ग्रीजेल ने। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट डॉन्टर्स ने इस बात को कहा है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, लोकतंत्रीय पाठ्यक्रम में कौन कौन से सिद्धांत हैं? सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति, लचीलापन, बहुमुखी प्रवृत्ति या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों लोकतंत्रीय पाठ्यक्रम में ये तीनों बातें ही सिद्धांत हैं कि सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना भी है और लचीलापन भी होना चाहिए पाठ्यक्रम में और बहुमुखी प्रवृत्ति का भी पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पाठ्यक्रम में किन विषयों वस्तुओं को समाहित किया गया है? शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु पाठ्यक्रम क्रियाएं, प्रयोगशाला के कार्य एवं सामुदायिक कार्य, लेखन, वाचन, पुस्तकालय, कृतकाय, दिनचर्या आदि। तो दोस्तों या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सारी बातें समाहित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसके अनुसार पाठ्यचर्या में विषय सामग्री का विस्तृत वर्णन, पाठ्यक्रम, कार्यक्रम और कुछ हद तक वह अध्ययन विधियां, मेथडोलॉजी भी शामिल किया जा सकता है जो कक्षा में सामग्री को ठीक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। ये किसके अनुसार है? यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार, यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार, माध्यमिक शिक्षा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार या फिर सैडलर रिपोर्ट के अनुसार। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पाठ्यचर्या में विद्यार्थियों के विद्यालय या उसके बाहर के वे सभी अनुभव शामिल हैं जो अध्ययन कार्यक्रम में रखे जाते हैं, जिसकी आयोजना उसके मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक स्तर पर विकास में सहायता के लिए होती हैं। यह परिभाषा किसकी है? क्रो व क्रो की, केजी सैदन की, कनिंगम की या ओआई फ्रेडरिक की। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए, क्रो व क्रो की। हमारा अगला प्रश्न है, व्यापक अर्थ में दिनचर्या के अंतराल विद्यालय का समस्त परिवेश आता है, जिसमें विद्यालय में प्राप्त सभी प्रकार के संपर्क, पठन क्रियाएं तथा विषय शामिल हैं। यह परिभाषा किसने दी है? क्रो व क्रो ने, रडियार्ड तथा हेनरी ने, डंकन ग्रेजेल ने या ओआई फ्रेडरिक ने। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, रडियार्ड तथा हेनरी ने। दोस्तों अगर हम इस भाषा को सिंपल रूप में कहें तो हम सिंपल रूप इस भाषा का ये है कि पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती है या विद्यार्थियों को सिखाई जाती हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, पाठ्यचर्या वह सहायक सामग्री है जिसके द्वारा बच्चा अपने आप को उस वातावरण के अनुकूल ढालता है जिसमें वह अपना दैनिक कार्य व्यवहार करता है तथा जिसमें उसकी भविष्य की योजनाएं और क्रियाशीलता निहित है। यह परिभाषा किसने कही है? क्रो व क्रो की है, रडियार्ड तथा हेनरी की है, केजी सैदन की है, ओआई फ्रेडरिक की है। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी, केजी सैदन की ये परिभाषा है। चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ्यचर्या कलाकार शिक्षक को पाठ्यचर्या कलाकार कहा गया है, कलाकार को शिक्षक कहा गया है। अब देखिए का वह साधन है जिसमें कि पदार्थ मतलब शिष्य को अपने आदर्श मतलब उद्देश्य के अनुसार अपनी चित्रकला मतलब विद्यालय में चित्रित कर सके। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो दोस्तों हमारे इसमें ऑप्शन है, क्रो व क्रो की, रडियार्ड तथा हेनरी की,
केजी सैदन की या फिर कनिंघम की? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये जो परिभाषा है ये कनिंघम ने दी है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठचर्या के संबंध में यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है कि पाठचर्या समस्त अधिगम प्रक्रियाओं से संबंधित है जो विद्यालय द्वारा नियोजित तथा निर्देशित होती है। यह अधिगम अनुभव एक व्यक्ति के लिए अथवा समूह के लिए विद्यालय में अथवा बाहर आयोजित किए जाते हैं। केर के द्वारा, कनिंघम, डंकन ग्रेजेल या फिर हेनरी? तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए, केर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पाठचर्या के अंतर्गत व्यक्तिक अथवा समूह जीवन के सभी व्यापक क्षेत्र आ जाते हैं। यह सभी वांछित और अर्थपूर्ण क्रियाओं को अपने आंचल में समेटे रहता है। वह परिभाषा किस विद्वान की है? केजी सैदन की, ओवाई फ्रेडरिक की, डंकन ग्रेजेल की या एफ.जे. ब्राउन की? तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, ओवाई फ्रेडरिक की। चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, विद्यालय पाठचर्या समाज की परंपराओं, पर्यावरण एवं आदर्शों को की प्रतीक्षा है। विद्यालयी पाठचर्या समाज की परंपराओं, पर्यावरण एवं आदर्शों की प्रतिछाया है। यह कथन किसका है? केजी सैदन का, ओवाई फ्रेडरिक का, डंकन ग्रेजेल का या फिर रॉबर्ट यूलिच का? तो दोस्तों हमारा आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी, ये जो कथन है ये कथन डंकन ग्रेजेल ने कहा है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसने लिखा है कि पाठचर्या का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो विद्यालय में परंपरागत रूप से पढ़ाए जाते हैं, अब तो इसमें अनुभव की वह संपूर्ण भी नीत है जिसके बालक विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला तथा खेल के मैदान एवं शिक्षक और शिक्षार्थी के अंतर्गत अनगिनत संपर्कों से प्राप्त करता है। इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठचर्या बन जाता है जो छात्रों के सभी पक्षों को प्रमाणित कर सकता है तथा विकास में सहायता दे सकता है। ये बात किसने कही है? यूनेस्को की रिपोर्ट ने, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, सैडलर आयोग की या फिर विश्वविद्यालय आयोग की? तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, माध्यमिक शिक्षा आयोग की। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पाठचर्या उन समग्र परिस्थितियों का समूह है जिसकी सहायता से शिक्षक तथा विद्यालय प्रशासक उन सभी बालकों तथा नवयुवकों के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं जो विद्यालय से होकर गुजरते हैं। यह कथन किसने कहा है? फ्रांसिस जे ब्राउन का है, ये केजी सैदन का है, ओवाई फ्रेडरिक का है या फिर कनिंघम का है? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस जे ब्राउन का ये कथन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, शैक्षिक समाज विज्ञान नामक पुस्तक किसने लिखी है? केजी सैदन ने, फ्रांसिस जे ब्राउन ने, ओवाई फ्रेडरिक ने या फिर रडियार्ड तथा हेनरी ने? तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस जे ब्राउन की है ये पुस्तक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय व्यवस्था का मूल आधार है शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षण विधियां, पाठचर्या, विद्यालय संगठन? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाठचर्या। अगला प्रश्न है हमारा, पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार समझा जाना चाहिए। यह कथन है कनिंघम का, फ्रोवेल का, टी.एन. नन का या फिर रेमेंट का? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में पाठ्यक्रम के किस आधार पर बहुत बल दिया जा रहा है? तो दोस्तों हमारे ऑप्शन है इसमें हमारे इसमें ऑप्शन है दार्शनिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, सामाजिक आधार या फिर वैज्ञानिक आधार? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक आधार। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जो पाठ्यक्रम वर्तमान में भविष्य की आवश्यकता को लिए उपयुक्त है उसमें निश्चित रूप से रचनात्मक विषयों के प्रति निश्चित सुझाव होना चाहिए। यह विचार है टी.पी. नन का, कनिंघम का, फ्रोवेल का या फिर रेमॉन्ट का? तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी, ये बात रेमॉन्ट ने कही है, ये रेमॉन्ट के विचार हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम में सब
विषयों को एक प्रकार की एकता हो तो पाठ्यक्रम कहलाता है। पाठ्यक्रम में सब विषयों में एक प्रकार की एकता हो तो पाठ्यक्रम कहलाता है। कोर पाठ्यक्रम, समेकित पाठ्यक्रम, एकांतिक पाठ्यक्रम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये समेकित पाठ्यक्रम कहलाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम वह है जो पूर्णता और समस्त रूप से सीखने वाले में निहित है। यह कथन है जेम्स एमली का, सेंट रेजवेल का, फ्लॉम का या फिर विलियम का। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स एम ली का। हमारा अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है रुचि का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, पाठचर्या का अर्थ है, पाठचर्या का अर्थ है पाठ्यक्रम एवं पाठ्य से आगामी क्रियाएं, पाठ्यक्रम एवं किताबें, पाठ्यक्रम एवं पाठ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पाठचर्या का अर्थ है कि हमारा उसमें पाठ्यक्रम भी हो और हमारी उसमें पाठ्य से आगामी क्रियाएं भी हों। पाठ्य से आगामी क्रियाएं जैसे कि शनिवार को छोटे बच्चों में बाल सभा का होना, ये सारी पाठ्य से आगामी क्रियाएं ही कही जाती है। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मूल लैटिन शब्द क्यूरिकुलम का अर्थ है दौड़ का मैदान, किताबें, विषय, पाठ्यक्रम। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाठ्यक्रम। हमारा अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण के सूत्र है शिक्षा प्रणाली, मूल्यांकन प्रणाली, शिक्षा के उद्देश्य या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय में उपयोग करते हैं। यह बात किसने कही है? कनिंगम ने, कैसवेल ने, मुनरो ने या फिर फ्रॉवेल ने। तो दोस्तों ये जो कथन है ये कहाँ है? मुनरो का ये कथन है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम विकास का सोपान है, उद्देश्य, मूल्यांकन, पृष्ठपोषण, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का अन्य नाम है। तो दोस्तों इसके काफ़ी आंसर्स हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आंसर्स इसके किस तरीके से, कौन से आंसर्स हो सकते हैं। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, ये तो इसका नहीं हो सकता। छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम, ये इसमें हो सकता है। पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम, छात्र केंद्रित हो सकता है, पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम हो सकता है, लेकिन अध्यापक केंद्रित भी हो सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का अन्य नाम है। दोस्तों आजकल जो भी शिक्षा है वो छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती है। इस प्रश्न में इस तरीके से पूछा जाएगा कि आज का जो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम है उसका अन्य नाम क्या है, तो छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम। अगर पूछ लिया जाए कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का अन्य नाम है, ऐसी नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाए, तो दोस्तों हमें इसका आंसर बताना होगा पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम। ये हमारा लगभग 10 से 15 साल पहले जब प्रश्न पूछा जाता था कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का अन्य नाम क्या है, तो पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम। हमारा अगला है कि अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम। अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम भी इसका आंसर हो सकता है। तो दोस्तों इसमें अगर पूछा जाएगा कि अभी विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का अन्य नाम क्या है, तो छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम। अगर यही बात पूछी जाएगी 5 साल पहले, तो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होगा। तो चलिए दोस्तों हमारा आज का पहला चैप्टर खत्म हुआ। दोस्तों हम अब अपना नेक्स्ट चैप्टर को भी कर लेते हैं। हमारा अगला चैप्टर है पाठ्यक्रम के तत्व, उद्देश्य, अंतर्वस्तु, अधिगमकर्ता, अनुभव और मूल्यांकन। चलिए दोस्तों इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, किस विद्वान ने पाठ्यक्रम की संरचना प्रक्रिया को वृत्ताकार माना है? बर्टन ने, व्हीलर ने, वुड्स ने या फिर जॉन ने। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर वी, व्हीलर ने। दोस्तों आपको साइड पे इसका वृत्ताकार संरचना दिख रही होगी, आप वहां से इसको देख लेना। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम अनुभवों के चयन के संबंध में निम्न में से कौन सा व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मापदंड नहीं है? वैधता, विविधता, उपयोगिता या फिर पोषित मूल्य। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अधिगम अनुभवों के चयन के संबंध में व्हीलर द्वारा जो प्रस्तावित मापदंड है वो हमारे जो मापदंड हैं
व्हीलर द्वारा जो मापदंड है वो हमारी वैधता भी है, विविधता भी है, उपयुक्तता भी है, और इसी में पूछा जाए व्यापकता भी होता है। व्यापकता, प्रतिमान, जीवन से तादात्म्य, अंतर्वस्तु, ये सारे हमारे इसी मापदंड में आते हैं, लेकिन इसमें पोषित मूल्य नहीं आता। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। यह परिभाषा किस विद्वान की है? मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, तो ये वुड्स ने, जॉन, अर्वन या फिर बर्टन ने। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्वन। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन कार्यक्रम की विशेषता नहीं है? वस्तुनिष्ठता, व्यवहारिकता, व्यापकता, जनमत। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जनमत। इसकी विशेषता नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सामग्री बालकों को सीखने के लिए राजमार्ग का काम करती है? पाठ्यपुस्तक, शोध पत्र, दृश्य श्रव्य, मतलब देखने वाली और सुनने वाली। अगला है हमारा हस्त पुस्तिका। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी, दृश्य श्रव्य। कौन सी सामग्री बालकों को सीखने के लिए राजमार्ग का काम करती है? आपने देखा होगा कि जब हम कोई चीज़ एक बार बुक में पढ़ लें और उसी को अगर मुझे टीवी पर दिखा दिया जाए तो हम उसको जल्दी ही सीख जाते हैं। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, अधिगम अनुभवों के वर्गीकरण में किस विद्वान ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है? मॉसमैन ने, बर्टन ने, वुड्स ने, जॉन ने। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर हमारा क्वेश्चन इस तरीके का आ जाए कि अधिगम अनुभवों के वर्गीकरण में किन किन किस विद्वान का योगदान है, तो दोस्तों किसमें है? मॉसमैन का भी है, बर्टन का भी है, वुड्स का भी है, जॉन का भी है। लेकिन पूछा गया है कि महत्वपूर्ण योगदान, तो महत्वपूर्ण योगदान इसमें मॉसमैन ने दिया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंतर्वयस्क चयन का गौण मापदंड नहीं है? शिक्षार्थी की आवश्यकता एवं उपलब्धियां, अधिगम योग्यता, उपयोगिता या फिर व्यवहारिकता। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी, व्यवहारिकता। इसमें गौण मानदंड नहीं है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के मूल्यांकन में अधिकांशतः मापन होता है वस्तुनिष्ठ रूप में, संस्थात्मक रूप में, गुणात्मक रूप में, व्यवहारिकता रूप में। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुणात्मक रूप में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा शिक्षा में मूल्यांकन का प्रमुख क्षेत्र नहीं है? छात्रों में व्यवहारगत परिवर्तन, पाठ्यक्रम प्रक्रिया के सभी पक्षों का मूल्यांकन, मूल्यांकन कार्यक्रम का छात्र अभिप्रेरणा तथा अधिगम पर प्रभाव, प्रत्यक्ष तथा दूसरों के द्वारा अनुभवों में संतुलित स्थापित करना। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यक्ष तथा दूसरों के द्वारा अनुभवों में संतुलित स्थापन करना, संतुलन स्थापित करना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा बालकों में सूक्ष्म निरीक्षण एवं विश्लेषण की शक्ति उत्पन्न करता है? गणित, भाषा, सामाजिक अध्ययन या फिर विज्ञान। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उद्देश्य के निर्धारण की आवश्यकता को किस विद्वान ने एलिस एवं चेस्टर केत के वार्तालाप के माध्यम से व्यक्त किया है? एडवर्ड ए क्रग ने, जेफरर ने या फिर बीएस ब्लूम ने या फिर बर्टन ने। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड ए क्रग ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा के उद्देश्यों के कितने प्रकार हैं? तो दोस्तों शिक्षा के उद्देश्यों के दो प्रकार हैं। दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक है सामान्य उद्देश्य और एक है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण एवं अधिगम किसके द्वारा अधिक प्रभावशाली होता है? प्रेरणा, अनुभव, व्यवहार या फिर उद्देश्य। पूछा गया है कि शिक्षण एवं अधिगम, अधिगम का मतलब है हम सीखते हैं तो हम किसके द्वारा सबसे जल्दी सीखते हैं? प्रभावशाली हमारे लिए क्या होता है? तो हमारे लिए एक्सपीरियंस होता है, हमें एक्सपीरियंस से सब कुछ बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुभव। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विद्वान ने पाठ्यक्रम संरचना को 5 पदों में बांटा है? व्हीलर ने, एडवर्ड क्रेगर ने, वर्टन ने या फिर बीएस ब्लूम ने। तो दोस्तों हमारा आंसर है व्हीलर ने। व्हीलर की जो पाठ्यक्रम संरचना है वही वृत्ताकार है
जो आपको साइड पे दिख रही होगी। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मूल्यांकन कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता नहीं है? क्रमबद्धता, विश्वसनीयता, व्यापकता या फिर पाठ्य पुस्तकें। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाठ्य पुस्तकें। मूल्यांकन कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता यहाँ पाठ्य पुस्तकें नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्य की प्रकृति कैसी होती है? दार्शनिक, व्यापक, नियोजित, व्यवहारिक। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दार्शनिक होती है। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में क्या अधिगम अनुभवों के चयन के संबंध में आवश्यक नहीं है? अधिगम अनुभवों उद्देश्यों से सीधे संबंधित हों, अधिगम अनुभवों विद्यार्थियों के लिए सार्थक हों, अधिगम अनुभव बालकों की परिपक्वता के अनुसार हो, अधिगम अनुभव का चुनाव एक विशेष क्षेत्र के लिए तैयार हो। तो दोस्तों यही हमारा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, अधिगम अनुभव का चुनाव एक विशेष क्षेत्र के लिए हो, ये तो गलत है। चलिए दोस्तों यही हमारा आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, अधिगम कैसी प्रक्रिया है? क्रियाशील, व्यवहारिक, मूल्यपरक या फिर नैतिक। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिगम, क्योंकि हम जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो अधिगम का मतलब ही होता है सीखना। तो ये कैसी प्रक्रिया है? ये क्रियाशील प्रक्रिया है। हमारा अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण का दायित्व किसका है? शिक्षा नीति निर्धारकों का, पाठ्यक्रम निर्माताओं का, ए बी दोनों का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, पाठ्यक्रम निर्माताओं का। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा संपूर्ण समाज की क्रिया है, इस कथन का संबंध किस विद्वान से है? जैफर से, ओटावे से, कमेनियस से या फिर बर्टन से। तो दोस्तों ये बात ओटावे ने कही, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओटावे ने कहा है कि शिक्षा संपूर्ण समाज की क्रिया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा अधिगम संसाधन नहीं है? पाठ्य पुस्तकें, शोध पत्र, हस्तपुस्तिका या फिर व्यावहारिकता। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्यावहारिकता इसमें संसाधन नहीं है, किसका? सीखने का। चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्यों के प्रमुख स्रोत हैं समाज, व्यक्ति, ज्ञान, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी शैक्षिक उद्देश्यों के प्रमुख स्रोत हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, पाठ्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है? छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, बालक का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना, बालक की रचनात्मक एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास करना, जनमत का विकास करना। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसमें जनमत का विकास करना मुख्य उद्देश्य नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, व्हीलर के पाठ्यक्रम संरचना के 5 सोपानों में कौन सा गलत है? लक्ष्य एवं उद्देश्य पर, अधिगम अनुभवों का चयन, अंतर्वस्तु का चयन, जीवन से तादात्म्य। तो दोस्तों हमारा जो इसमें गलत है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जीवन से तादात्म्य। हमारा अगला प्रश्न है, मूल्य मानव व्यवहार के निर्धारक तत्व हैं, यह आदर्श एवं लक्ष्य दोनों का कार्य करते हैं। यह कथन संबंधित है डॉक्टर एसपी कुलश्रेष्ठ से, अरविंद से, वुड्स से या फिर बीएस ब्लूम से। तो दोस्तों हमारा आंसर है वुड्स से। वुड्स ने कहा है कि मूल्य मानव व्यवहार के निर्धारक तत्व हैं। तो दोस्तों हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, वुड्स।